अगर आप छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास विषय का जो अध्याय संख्या 1 है, भारत के इतिहास को समझना, उसके अंदर से आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी ये ऐसे प्रश्न है जिनसे बाहर कुछ भी नहीं है। ये छोटे प्रश्न हैं, एक लास्ट में बड़ा प्रश्न भी दिया है। तो इन छोटे प्रश्नों में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के या रिक्त स्थान वाले या फिर वन लाइनर या 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं में से आएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आपको ये पढ़ करके भी आपका जो परीक्षा है वो उसको फाइट कर सकते हो, उसमें अच्छे नंबर, फाइट करना नहीं, उसमें अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। ये पहला पार्ट है। इसके अगले पार्ट आपके समर्थन पर ही निर्भर रहेंगे कि आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। उस रिस्पॉन्स के आधार पर आगे भी ऐसे पार्ट आपके लिए बनाए जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दें। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चारों वेदों के नाम बताने। तो आपको चारों वेदों के नाम आपको लिखने हैं। जैसे पहला वेद ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, उसके बाद आपका सामवेद आ गया, फिर अथर्ववेद है। से इसमें आपको नाम लिखने हैं। 4 नाम लिख दिए। अब जितने नंबर का है प्रश्न उतने नंबर मिल जाएंगे। अगला है संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ पूछा है। तो सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ था? अष्टाध्यायी, जो पाणिनि का था ग्रंथ। किसका ग्रंथ था? पाणिनि का अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है, वो व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ है। इसके अष्टाध्यायी के ऊपर ही पतंजलि ने महाभाष्य नाम से एक टीका ग्रंथ भी लिखा, वो भी व्याकरण का ही ग्रंथ माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम ग्रंथ आएगा वो अष्टाध्यायी है। अगला जातक से क्या तात्पर्य है? तो आप सभी जानते हो जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रह है, ये इसमें आपको लिखना है कि जातक क्या है, कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उन कथाओं का क्या है, ये संग्रह है। एक तरीके से उसका क्या है, संग्रह। अभी जातक की संख्या 549 के आसपास मानी गई है। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत के संगम साहित्य की भाषा कौन सी? तो इसकी भाषा आपके हैं तमिल भाषा। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है उपनिषद से क्या तात्पर्य? उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना, उप और निषद। उप का मतलब पाठ, निषद यानी निष्ठा पूर्वक बैठना। तो इसका जो पूरा अर्थ आपको लिखना है वो ये कि ये वेदों के अंतिम भाग, या अर्थ मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हो, ये वेदों के अंतिम भाग है। इसमें आत्मा और परमात्मा के दर्शन की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन संख्या 6 वो है उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता? तो ये पूरा लेख विधा कहलाता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन है कि प्रशस्ति किससे कहते हैं? प्रशस्ति, तो इसको आपको लिखोगे कवियों द्वारा राजाओं तथा अन्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो लिखे गए अभिलेख या लेख लिख सकते हो। प्रशस्ति का मतलब ही होता प्रशंसा, है ना। तो जो कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में या उनके अपने जो आश्रयदाता थे उनकी प्रशंसा में जो लिखे गए अभिलेख है उनको हम प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है। पूरा लिपि शास्त्र की परिभाषा आपको लिखनी है। तो इसमें आपको लिखना वह शास्त्र जिसमें प्राचीन काल की लिपियों की पढ़ने की कला या विद्या का विवेचन होता है, उसे हम पूरा लिपि शास्त्र के नाम से जानते। अगला आप देखोगे अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसमें आपको लिखना है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। अगला है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आहत यानी पंचमाण सिक्कों में किन धातुओं का प्रयोग होता था? तो आपको इसमें लिखना है चांदी और तांबा। एक तो चांदी, दूसरा तांबा धातु का इसमें क्या होता था प्रयोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले मतलब सबसे पहले किस राजवंश ने सोने के सिक्के जारी किए? तो ये थे कुषाण। कुषाण शासक जो भीम कड़फिसस था उसने सबसे पहले भारत के अंदर क्या किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे। कुजुल जो कड़फिसस था वो इस वंश का संस्थापक था। अगला हम देखते हैं पुरातत्व शास्त्र की आपको परिभाषा लिखनी है। कौन सा शास्त्र की बात की? पुरातत्व। तो आपको इसमें लिखना अतीत को समझने के लिए उत्खनन यानी जो खुदाई का विज्ञान होता है उसे हम पुरातत्व शास्त्र के नाम से जानते। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 14 है। क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है C14 काल निर्धारण की उपयोगिता समझाइए, है ना। ये कार्बन 14 भी इसे हम कह सकते हैं।
इसमें आपको लिखना है कि यह पुरातात्विक खुदाई में निकली हड्डियों और लकड़ी के काल यानी समय का पता लगाने में सहायक। हम जब भी देखते हैं कि प्राचीन वस्तुओं के बारे में कि इतनी पुरानी है, ये इतनी पुरानी है, तो उस पुरानी वो कैसे हुई, उसका समय का ज्ञात कैसे, जैसे हड़प्पा काल की अधिकतर चीज़ें हैं या पाषाण काल से संबंधित है, तो उसे यही कार्बन 14 पद्धति से ही उसके काल का क्या किया जाता है, निर्धारण। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जो हर सजीव के अंदर होता है और समय के साथ इसका क्षरण होता जाता है, तो इसके आधार पर ही इसके समय का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिका किसने, ये एक पुस्तक है, तो इसे किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने, जो कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की सबसे अच्छी जानकारी इससे मिलती है और नगर प्रशासन की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलती है, भारतीय समाज की भी जानकारी इसमें मिलती है, जिसमें मेगस्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों के अंदर बांटता है, जो कि उसके अपने देश में देखिए उसके आधार पर ये बांटता है। अगला, भारत आने वाले चीनी यात्रियों के नाम, या चीनी यात्री या 2 चीनी यात्री ऐसे आप लिख सकते हो, तो इसमें आपको लिखना फाइयान है, हवेनसांग है, इसिंग है, तो ऐसे चीनी यात्रियों के नाम आपको लिखने। अगला देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कर्ष का उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया था, हवेनसांग ने। हवेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया था, वर्धन वंश का शासक था, उसके दरबार में भी रहा था, उसकी सभा में भी शामिल हुआ था, तो उसी हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के जो उत्कर्ष का क्या किया उल्लेख। ये तो छोटे प्रश्न थे इस अध्याय से संबंधित। अगले जो हम प्रश्न देखेंगे वो कुछ बड़े प्रश्न हैं, तो इन बड़े प्रश्नों को भी हम देखेंगे। एक प्रश्न ही मैंने शामिल किया बड़ा, है ना, कि स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन में उभरी प्रवृत्ति पर प्रकाश डाले, तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ लिखा, तो इस तरीके से आपको उत्तर कि स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन में एक नई प्रवृत्ति छाने लगी। अब राजनीति इतिहास से हटकर समाज और अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के इतिहास पर अधिक बल दिया जाना। इस प्रकार पहली रचनाओं में से ये कौन सी, ए.एल. बाथम की लिखित द वाटर दैट वाज इंडिया, फिर डी.डी. कोशाम्बी की जिनका समय 1900, ये इनका जीवन काल है, ये पीछे लिखा है 1907 से 1966 का ग्रंथ है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में ये परिवर्तन और भी स्पष्ट हुआ। उनका लेखन प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक आर्थिक पक्ष को लेकर चला। उसके पश्चात बहुत सारे इतिहासकारों ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण किया और अपने लेखन को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर केंद्रित किया है, और उनका प्रमुख बल उत्पादन के साधन और विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच के सामाजिक और आर्थिक संबंधों पर रहा है। अभी ये समाज की तरफ ध्यान देने लगा, उनकी सामाजिक गतिविधियाँ क्या थी, उनकी आर्थिक गतिविधियाँ, जबकि स्वतंत्रता से पहले केवल औपनिवेशिक चीज़ों को ही उसमें स्पष्ट किया जाता और एक पक्षीय इतिहास था, जिसमें भारतीयों को कमतर आंका गया, उनकी स्थिति को हीनतर दिखाया गया और यूरोपीय स्थिति को सर्वश्रेष्ठ किया गया। तो अगर ऐसे आप बड़े प्रश्न भी उत्तरवाही चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो इसी तरीके से उत्तर के साथ ले आऊँगा। अगर आपने प्यार और समर्थन दिया तो सारे प्रश्न में ऐसे उत्तर लिख कर आऊँगा, क्योंकि इसमें बड़ा समय लगता है और वो समय आपके लिए तभी निकाल पाएंगे जब आपका प्यार मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।